हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम यहाँ पर पीसीएस 2021 और आरओ 2021 के लिए जो सामान्य अध्ययन का हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है उसका दूसरा जो क्लास है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और टॉप 25 जो जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं जो कि हिस्ट्री से हैं, एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट के करेंगे। और इसकी शुरुआत जो है हिस्ट्री से कर दी गई है और डेली आपको दोपहर में 12 बजे ये वीडियो जो है मिल जाएगा। तो इसकी दूसरी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, मतलब कि भारत में हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, कालीबंगन है या लोथल है, इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर जो आपका है वो होगा राखीगढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा, राखीगढ़ी जो है भारत में हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है किन की पूजा करते थे। पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पशुपति। ठीक है, याद रखिएगा, पशुपति की जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पूजा किया करते थे। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे इसके प्रभारी। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टाड। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है सर जॉन मार्शल, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो हाथी दांत का पैमाना जो है वो कहाँ से मिला है। कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बाड़ावली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है लोथल। और लोथल कहाँ पर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मतलब कि भारत में किस राज्य में लोथल स्थित है। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा कालीन स्थल जितने भी हैं वहाँ पर इनमें से कौन सी जो धातु है वो अभी तक प्राप्त ही नहीं हुई है। पहला है तांबा, दूसरा स्वर्ण, तीसरा चांदी, चौथा लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है लोहा। ठीक है, लोहा जो है हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं वहाँ पर कहीं भी इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो जो एक ऐसा नगर था, मतलब जिसके जो था 3 पार्ट में विभाजित था, तो कौन सा है। ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा या डी सुरकोटडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें थी, उस टाइम पर जो मोहरें चलती थी, उसमें से इनमें से कौन सा जो ऐसा जानवर था वो उनमें नहीं पाया गया है। मतलब बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़, इनमें से किसका जो चित्र था उनमें नहीं पाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घोड़ा। घोड़ा का चित्र जो है हड़प्पा कालीन संस्कृति में जो मोहरें चलती थी उसमें कहीं भी घोड़ा का जो चित्र है वो नहीं पाया गया है। बैल का पाया गया है, हाथी का पाया गया है, भेड़ का पाया गया है, लेकिन घोड़ा ऐसा जानवर था जिसका चित्र जो है उन मोहरों में नहीं पाया गया है। चलिए अगला सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इनमें से किस पशु के जो अवशेष हैं वो वहाँ पर नहीं पाए गए। और जब अवशेष नहीं पाए गए इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर वो जो जानवर था वो भी नहीं पाया जाता था। ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय या डी हाथी। तो इनमें से कौन है। तो करेक्ट आंसर जो है ये है शेर, यानी कि शेर जो है उस टाइम पर नहीं पाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर, और ना ऐसे कोई अवशेष मिले हैं वहाँ पर। चलिए अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऋग्वेद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। मतलब कि कौन सा वैदिक ग्रंथ है इनमें से जिसमें वर्ण जो शब्द है वो सबसे पहले उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण जो शब्द है आपका ये प्रयोग हुआ है। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर जो है वो चुनिए। सूची 1 में आपको ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित चीज़ें दी गई हैं। जैसा पहला है संगीतमय स्रोत, दूसरा है स्तोत्र एवं कर्मकांड, तीसरा है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, चौथा है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। तो करेक्ट क्या होगा, इसका जो आपको कूट दिया गया है इसमें से करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट जो होगा, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ए, यानी कि 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3 यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है पहले का होगा 4, पहले का 4 ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। दूसरे का क्या है? 2 यानी कि यजुर्वेद में क्या है आपका? स्रोत एवं कर्मकांड वगैरह हैं। और जो आपका तीसरा है सी, इसका क्या है? सामवेद। तो सामवेद का है फर्स्ट यानी कि संगीतमय स्रोत। और जो चौथा है अथर्ववेद, इसका क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण ये है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो देखिए ऋग्वेद में यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऋग्वेद में जो सूक्त हैं, सूक्त 1028 हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ सूक्त की बात हो रही है। ठीक है, जो ऋग्वेद में सूक्त हैं ये 1028 हैं, लेकिन जो ऋचाएँ हैं वो 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं ये 10,552 हैं और जो सूक्त हैं ये 1028 हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है? पहला दिया है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा गोपद ब्राह्मण, तीसरा शतपथ ब्राह्मण, चौथा तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। चलिए अगला सवाल, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो किससे संबंधित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अथर्ववेद। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण जो है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः किसे समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, दूसरा है उर्वशी एवं स्वर्ग, तीसरा है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, चौथा है सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी, यानी कि सोम को। 9वां जो ग्रंथ है, 9वां मंडल जो है ऋग्वेद संहिता का ये सोम को समर्पित है और इस पेय पर नामाकृत देवता से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इनमें से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? पहला है यजुर्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और डी है ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सामवेद होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? सामवेद, यानी कि सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण जो है लौह धातु के वो कहाँ से मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी कि अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मिले हुए हैं प्रचलन के। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा जो है वो की गई है, तो किस वैदिक साहित्य में की गई है? ए ऋग्वेद, बी परवर्ती संहिताएं, सी ब्राह्मण, डी उपनिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है उपनिषद। उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा की गई है। चलिए अगला सवाल है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है किस उपनिषद में है? ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छंदोपनिषद में, डी कठोपनिषद में,
डी केन उपनिषद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कठोपनिषद, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका। चलिए अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जो वर्णित नदी थी, सबसे ज़्यादा जिसका वर्णन किया गया है वो कौन सी नदी है? ए सिंधु, बी सुतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सिंधु, यानी कि सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उस टाइम पे वर्णन किया गया है, उसके बारे में ज़्यादा बातें की गई हैं। चलिए अगला सवाल है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो किस एक के साथ अस्किनी की पहचान की जाती है, मतलब इनमें से किसे अस्किनी बोला जाता था? ए ब्यास, बी रावी, सी चेनाब, डी झेलम। तो किसे बोला जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है चेनाब। चेनाब नदी को अस्किनी बोला जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। पहले में वैदिक नदियाँ दी गई हैं और दूसरे में उनके आधुनिक जो नाम हैं वो दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि मतलब ए में दिया है कुंभा, पारुश्रणी, सदानीरा, सुतुद्री और आधुनिक नाम जो है गंडक, काबुल, रावी, सतलज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, ठीक है, याद रखिएगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4। पहला कुंभा का क्या होगा? 2, यानी कि कुंभा जो प्राचीनतम नाम था उसका अभी क्या है? काबुल। तो काबुल नदी को पहले कुंभा बोलते थे। दूसरे का होगा 3 रावी। पारुश्रणी को क्या बोलते हैं? रावी, मतलब रावी नदी को पहले क्या बोला जाता था? पारुश्रणी, ठीक है। तीसरा है सी, इसका पहला होगा, ठीक है। तो गंडक नदी को पहले क्या बोला जाता था? सदानीरा, ठीक है, याद रखिएगा। और अंतिम है सुतुद्री, तो इसका होगा 4, यानी कि 4, मतलब कि सतलज। तो सतलज नदी को पहले क्या बोलते थे वैदिक उसमें? सुतुद्री, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सवाल, सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए गए हैं। कहीं पर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जितने भी सवाल हैं आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास के साथ।